सो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, फाइनेंस का मालूम नहीं था, तो आपको लगा कुछ और डिग्री लेना चाहिए, तभी आपने सोचा सीएफपी करने का। CFP helps you a lot in building your character and how you talk to the client and how you explain और उनको कैसे आप हेल्प कर रहे हैं उसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस डाल के वो उनको एक अच्छी जर्नी में हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट की। ऐसे 3-4 जो सर्टिफिकेशंस है वो आपको हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को गाइड करने में, जिससे क्लाइंट की जो जर्नी है इन्वेस्टमेंट की वो ज़्यादा ईजी हो जाती है और उनको समझ में आता है कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग से एक ही चीज़ देखता था कि भाई मैं जो क्लाइंट को पैसा इन्वेस्ट करा रहा हूँ वो सही जगह पे हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है और मैं कहीं उसके साथ गलत नहीं कर रहा हूँ। सी देखिए, मिस्टेक्स होती है पर जानकर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मेरा लाइफ में फर्स्ट मोटो ये था कि नेवर लूज मनी फॉर क्लाइंट्स। आपको कुछ याद है पहला क्लाइंट कैसे कन्वर्ट किया था? मेरा एक क्लाइंट कन्वर्ट हुआ था 6 मंथ्स में। आप समझिए 3 to 4 मीटिंग्स पर्सनल फेस टू फेस करी थी, सब समझाया भी था और वो भी समझ रहे थे। बट 6 मंथ्स के बाद उनका रैंडमली मुझे कॉल आया था। पैसा तो लोगों के पास बहुत है और प्रॉब्लम ये है कि गलत सजेशंस और गलत एडवाइस की वजह से काफ़ी सारे क्लाइंट्स काफ़ी पैसा खो बैठते हैं। कि जब तक क्लाइंट को आपकी इम्पोर्टेंस नहीं मालूम पड़ती तब तक तो वो आपको एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूटर ही समझेगा। तो अगर मेरी उसमें रिसर्च नहीं है, मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं वो क्लाइंट को नहीं सजेस्ट करता। आप कितनी भी कोशिश करो, क्लाइंट्स आपको 70-80% ही ट्रूथ बताते हैं, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता शेयर करने से। विद इन स्पाउसेस भी आजकल मैं देखता हूँ हस्बैंड वाइफ को पूरी बात नहीं बता रहे, वाइफ हस्बैंड को पूरी बात नहीं बता रही है। उस सिचुएशन में मैं तो थर्ड पर्सन हो गया, तो मुझे कहाँ से पूरी बात बताई जाएगी। कौन सा रिलेवेंट सोर्सेज है जहाँ एक एमएफडी अपने आप को प्रिपेयर करता है क्लाइंट से रूबरू होने के लिए? क्या लगता है आपके बिजनेस का, आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में कुछ क्या आपने सोचा है, और इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या लगता है आपको? स्वागत है आपका बिलियनर कोर्स सीरीज पावर्ड बाय निर्मल मंग में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो इस इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस इंडस्ट्री के हर उतार चढ़ाव को देखा है और उसके बावजूद अपना एम 700 करोड़ से ज्यादा का इकट्ठा किया है। वो एक सीएफपी क्वालिफाइड है, यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए मोटिवेशनल क्लास है जो इस इंडस्ट्री को फुल टाइम से ज्वाइन नहीं किया है। वो बताते हैं किस तरह से एक एडिशनल क्वालिफिकेशन से एमएफडी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है। मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट सचिन जी पारिक से। स्वागत है सचिन जी आपका बिलियनर कोर्स सीरीज में। आप हमारे पहले गेस्ट हैं जिन्होंने सीएफपी किया है। एमएफडी के लिए सीएफपी कितना इम्पोर्टेंट है ये हम बाद में जानेंगे। पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने एमएफडी बनने का डिसीजन लिया और किस तरह से आपने ये सीएफपी प्रोग्राम को ज्वाइन किया। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। ये जो इन्वेस्टमेंट की जो मेरी जर्नी थी वो काफ़ी यंग एज से स्टार्ट हो गई थी। मेरे ग्रैंडफ़ादर जो थे वो पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और उनकी वजह से मेरा पहले से इंटरेस्ट बना रहता था। और ड्यूरिंग द स्कूल भी, जब स्कूल में था तभी मैंने मेरी मम्मी का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवाया था और तब से मुझे एक जो वर्ड में बोल सकते हैं कौतूहल जो था वो मार्केट के लिए था। तो जब मैं स्टडीज़ कर रहा था तभी इवेंचुअली मुझे फैमिली बिज़नेस जॉइन करना पड़ा, बट मेरा जो इंटरेस्ट था वो मार्केट की तरफ था, तो मैंने इवेंचुअली 2004 में ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस स्टार्ट किया था। मार्केट का कैसे गुजराती फैमिली से इसके लिए या सराउंडिंग सब लोग मार्केट के बारे में जान रहे थे, कैसे मतलब अचानक आपको? आप ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्लड में चलता था और मेरे, जैसे मैंने बोला कि इन्फ्लुएंस मेरे ग्रैंडफ़ादर थे। वो एजुकेटेड नहीं थे, 3rd या 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे, बट उनको स्टॉक मार्केट की बहुत ही जानकारी थी, स्टॉक्स में कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं। वो मेरे से भाव पूछते थे कि भई बेटा भाव दो। मैं बॉम्बे में रहता था, वो मध्य प्रदेश में थे। तो वो एक प्राइस मूवमेंट्स बोलते हैं, जो कैसे भाव बढ़ रहे हैं, 1 साल पहले इसका ये भाव था, अभी ये हो गया है, तो हमारी वैल्यू इतनी हो गई। तो वो एक इंटरेस्ट फैक्टर और प्लस पैसा बनाना किसको पसंद नहीं आता। तो वो एक बिल्कुल रीज़न था कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं किसी को हेल्प भी कर सकता हूँ और मेरे ही मतलब
जो हमारी फैमिली बिजनेस है उसमें से एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि सचिन तुम्हारा ये अच्छा चीज़ है, तुम ये इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हो, तुम ये एक्सप्लोर करो। तो वो एक बोलते हैं ना कि जो किक जो चाहिए थी वो वहाँ से मिली, कि मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फीडबैक मिला आपको कि आप इसमें बेटर हो, आप ये करो। यस, क्योंकि मैं उनको भी गाइड कर रहा था कि सर आप ये करो, तो तभी उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम ये धंधे में क्या कर रहे हो, तुम मार्केट में आ जाओ। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चालू की? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का मेन रीज़न यही था कि कैसे मतलब जो हमारी थॉट प्रोसेस है पैसा बनाने की और वो उसको कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए और कैसे वहाँ से आप हेल्प कर सकते हैं और ऑब्वियसली साथ में मुझे भी काम चाहिए था, तो वो एक मेन रीज़न था क्योंकि मैं फैमिली बिज़नेस में बना नहीं रहना चाहता था, वो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी। सो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, फाइनेंस का मालूम नहीं था। तो आपको लगा कुछ और डिग्री लेना चाहिए, तभी आपने सोचा सीएफपी करने का? देखिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था इसलिए नंबर्स का, फाइनेंस का जानकारी तो काफ़ी था और जब सीएफपी इंडिया में लॉन्च हुआ 2007 आसपास जब उसने मतलब मोमेंटम गैदर किया, तो मैंने भी उसको स्टडी किया कि कैसे सीएफपी एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक नया थॉट प्रोसेस का एवेन्यू देता है। तो उस वजह से मैंने सीएफपी किया क्योंकि उसमें जो सीखने को मिला मुझे, कैसे गोल्स को देखा जाता है, कैसे आपको क्लाइंट्स का रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, टैक्सेशन प्लानिंग करना है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है। उसका जानकारी जो एक आपको एक साइंटिफिक तरीके से जो सोचना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस की वजह से मैंने सीएफपी स्टार्ट किया और सीएफपी कंप्लीट किया फिर। सो ये सीएफपी मीन्स सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। करेक्ट। सो ये डिग्री जैसे जो आज बहुत सारे एमएफडीज हैं, सिर्फ ग्रेजुएट हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या फाइनेंस फील्ड से एमबीए वगैरह नहीं किया हुआ है, तो क्या आप सजेस्ट करते हैं उनको कि ये कोर्स करना चाहिए? कितना टफ है, क्या प्रोसेस होता है, जरा कुछ उसके बारे में जानकारी देंगे? देखिए, ये सीएफपी की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही मतलब ऐसा आज की जनरेशन के लिए टफ नहीं है। हमारे टाइम पे इतना वीडियोज़ वगैरह नहीं था और लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे। आज के ज़माने में आप यूट्यूब पढ़ के हार्वर्ड का भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो सीएफपी इज़ नॉट अ बिग डील। बट सीएफपी हेल्प्स यू अ लॉट इन बिल्डिंग योर कैरेक्टर एंड हाउ यू टॉक टू द क्लाइंट एंड हाउ यू एक्सप्लेन और उनको कैसे आप हेल्प कर रहे हैं, उसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस डाल के वो उनको एक अच्छी जर्नी में हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट की। और काफ़ी इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है जब आपके पास में डिग्री होती है बिफोर सीएफपी एंड आफ्टर सीएफपी। हैव यू फाइंड एनी डिफरेंस? यस, नज़रिया चेंज हो जाता है इन्वेस्टमेंट का और मैंने जैसे बताया कि आप क्लाइंट को जब आप बताते हैं कि मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, मैं आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करवाऊँगा, मैं आपका पूरा हिस्ट्री स्टडी करके आगे आपके गोल्स को मैं स्टडी करके क्या बेस्ट रास्ता है वो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, तो उससे क्लाइंट का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि आप किसी नॉर्मल पर्सन को पैसा हैंडल करने नहीं दे रहे हो, किसी प्रोफेशनल को पैसा हैंडल करने दे रहे हो। सो सीए हो गया, सीएफए हो गया और ये अब सीएफबी हो गया। इसके अलावा और कोई कोर्स है जिसको आपके बारे में नॉलेज है जो कि ये हेल्प करेगा अगर करना चाहिए, अगर कोई ये नहीं कर पा रहा है तो? एमएफडी बनने के लिए रूल्स ही ऐसा है कि भई आपको कोई सीए, सीएफपी या सीएफए की ज़रूरत नहीं है। जी। आपके वो एक बोलते हैं कि जो पेट में आग होनी चाहिए हेल्प करने के लिए और आपको मार्केट को समझना चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ऑब्वियसली सीएफए, सीएफपी, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर्स हैं, ऐसे 3-4 जो सर्टिफ़िकेशंस हैं, वो आपको हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को गाइड करने में जिससे क्लाइंट की जो जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, वो ज़्यादा ईज़ी हो जाती है और उनको समझ में आता है कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो हम आपकी जर्नी पे वापस आते हैं। सो आपको कुछ याद है पहला क्लाइंट कैसे कन्वर्ट किया था? क्या इनिशियल में डिफ़िकल्टीज़ आई थी आपके, मतलब जो आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं थे और इस तरह से, तो आपको क्या लगा और किस तरह से आपने उसको हैंडल किया? फर्स्ट क्लाइंट तो मेरे वही बने थे जिसने मुझे बोला था कि आप अच्छा, इनका भी कॉन्फिडेंस था आप पे। हाँ, तो वो देख रहे थे और मैं उनको हेल्प भी कर रहा था। स्टार्टिंग की जो जर्नी होती है वो किसी की भी ईज़ी नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आप किसी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आ रहे हो। मैंने बिल्कुल भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। वो एक समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि नहीं मैं ये समझता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो उस बेसिस पे स्टार्ट किया था। क्या होगा किसी को पता नहीं था बट जो है वो है अभी यहाँ पे है। सो आपने जैसे स्टार्ट किया तो आपको याद है पहला माइलस्टोन जैसे 10 करोड़ या 100 करोड़ आप जब, या 50 करोड़ जब पहुँचे, तो कैसा फ़ील आया था और क्या डिटर्मिनेशन था उस वक़्त? और आगे क्या सोचा था कि कैसे आज जो आप इतने 500 करोड़ प्लस पे पहुँचे, तो उस वक़्त आपको लगा था कि ये जर्नी इतनी आसान होगी या कितनी डिफ़िकल्ट थी ऐसे जर्नी? ऑनेस्टली आपको
भले मतलब ऐसा लगेगा कि भाई ये आंसर गलत है, बट मैं स्टार्टिंग से कभी भी गोल्स एयूएम पे नहीं रखा था। मैं स्टार्टिंग से एक ही चीज़ देखता था कि भाई मैं जो क्लाइंट को पैसा इन्वेस्ट करा रहा हूँ, वो सही जगह पे हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है और मैं कहीं उसके साथ गलत नहीं कर रहा हूँ। सी देखिए मिस्टेक्स होती है, पर जानकर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मेरा लाइफ में फर्स्ट मोटो ये था कि नेवर लूज़ मनी फॉर क्लाइंट्स। तो काफ़ी टाइम क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट भी आती कि सचिन तुम इतना अच्छा हैंडलिंग कर लेते हो, तो तुम स्टॉक्स क्यों नहीं करते? तो मैं बोला मैं स्टॉक से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट लाइफ का मोटो वही है कि भाई नेवर लूज़ मनी, और स्टॉक्स में पैसा जाने का पूरा चांस रहता है। तो वो मेरी फील्ड भी नहीं थी और वो मेरी उसमें इतनी डीप रिसर्च नहीं थी। तो अगर मेरी उसमें रिसर्च नहीं है, मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं वो क्लाइंट को नहीं सजेस्ट करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, जिस पे आपकी पकड़ है वही काम यस। करना चाहिए। सो ये जब आप क्लाइंट से मिलते हैं, तो क्या पिच रहती है और किस तरह से आप उनको, जैसे जो फर्स्ट टाइमर है इन्वेस्टर, तो उनको कैसे आप पिच करते हैं वेल्थ जर्नी के लिए? कैसे स्टार्ट करवाते हैं उनसे? देखिए, वेल्थ जर्नी जो स्टार्ट होती है वो क्लाइंट से स्टार्ट होती है। द सबसे पहले जब वो मुझे फ़ोन करते हैं, किसी रेफ़रेंस के थ्रू या कहीं पे मेरा वो टीवी में या न्यूज़पेपर में उन्होंने नाम पढ़ा है और वो फ़ोन करते हैं, तो वो जर्नी तो उन्होंने स्टार्ट कर ली है। मेरा काम है उसको राइट डायरेक्शन देना। तो जब क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे फलाना उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। हमारी फर्स्ट जो मीटिंग होती है वो सिर्फ़ सवालों की होती है कि भई आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्या आपका टाइम हॉराइज़न है? आपके गोल क्या है? आपकी फैमिली क्या है? आज तक आपने क्या किया है? तो उससे मैं एक माइंड में अपना पिक्चर बनाता हूँ क्लाइंट के बारे में कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है? उनकी जर्नी क्या रही है? क्या बैकग्राउंड रहा? तो मैं उस हिसाब से रिस्क प्रोफाइलिंग करता हूँ। उस हिसाब से फिर मैं स्टडी करता हूँ कि भई मैं ये प्रोडक्ट उनको पिच करूँगा तो ये उनको तकलीफ़ होगी या रिस्क हैंडल कर पाएँगे कि नहीं? तो वो जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट, वो मैं फर्स्ट कोशिश करता हूँ कि 1 मीटिंग, 2 मीटिंग उसमें जाए, जिससे आगे चल के जब क्लाइंट को ऐसा लगने लगता है कि हाँ भाई ये मुझे समझने की कोशिश कर रहा है और मैं जो उसको बोल रहा हूँ वो समझ रहा है और वो उस हिसाब से डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और फिर हम प्रोडक्ट सिलेक्शन और क्या प्रोडक्ट्स मतलब कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, कौन से मार्केट कैप में जाना चाहिए, वो सेकेंडरी और थर्ड मीटिंग में होता है। फर्स्ट मीटिंग इज़ ऑलवेज़ टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट। सो एक्चुअल में ये बहुत आपने सही बताया कि पहली मीटिंग में कन्वर्ट नहीं होता है, टाइम लगता है। तो बहुत सारे एमएफडीज़ हैं जो कि शायद हताश हो जाते हैं, काफ़ी टाइम से लगे रहते हैं क्लाइंट से, बट क्लाइंट से उनको कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता नहीं है इन्वेस्टमेंट तक। हाँ, हाँ चलता रहता है बट एक्चुअल कन्वर्शन नहीं होता है। तो ऐसे एमएफडीज़ के लिए आपका क्या सुझाव है कि कितनी मीटिंग तक वेट करें या कितने टाइम तक फॉलो करें किसी क्लाइंट को? और या क्या इंडिकेशन होते हैं कि ये बंदा जेन्युइनली आपसे इन्वेस्ट करवाएगा? मतलब क्योंकि वो डिफरेंशिएशन तो जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा सेम लगता है। जो आपसे रोज़ मिल रहा है आपको एश्योर कर रहा है कि हाँ, मैं करना चाहता हूँ। बट एक करने और एक सिर्फ एश्योरेंस में वो डिफरेंशिएशन कैसे करें? कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि ये क्लाइंट कन्वर्ट होने वाला है? सर देखिए, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, वो पहले नहीं था। रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी। मैंने भी काफ़ी रिजेक्शन देखे हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने आपको येस, येस, येस करते हैं, नहीं करते हैं। मेरा एक क्लाइंट कन्वर्ट हुआ था 6 मंथ्स में। आप समझिए 3 टू 4 मीटिंग्स पर्सनल फेस टू फेस करी थी, सब समझाया भी था और वो भी समझ रहे थे। बट 6 मंथ्स के बाद उनका रैंडमली मुझे कॉल आया कि सचिन हम मिले थे। मैं बोला हाँ, मिले थे, मेरे पास आपका नंबर सेव्ड है, आपने आगे कुछ किया नहीं? बोलते नहीं, अभी मौका आया है, अभी अपन मिलेंगे। तो ऐसा है कि कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं होता है। आपने जो पूछा वही है कि भई आप एक लेवल तक क्लाइंट्स को एनक्वायर कर सकते हैं कि भई सर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये करना है, क्या करना है? 2 बार, 3 बार, 4 बार पूछ सकते हैं। फिर अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछेंगे तो उनको इंट्रूजन लगता है। तो मैं भी क्या करता हूँ, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग हो गई है, उन्होंने टाइम माँगा है तो टाइम देना पड़ता है। एक कॉर्डियल रिमाइंडर डाल देते हैं कि सर आपने 1 महीना वेट करने को बोला था, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको आके मिलता हूँ। बट इन दैट ऑल्सो जैसे मैंने आपको बोला रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी। और नए एमएफडीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मुझे भी हुआ था। स्टार्टिंग में जैसे आपने बोला कि जब तक क्लाइंट को आपकी इम्पोर्टेंस नहीं मालूम पड़ती तब तक तो वो आपको एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूटर ही समझेगा। तो वो जर्नी में आपको जाना है। आज भी मुझे ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा हो गया कि भई मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कन्वर्जन हो रहा है। आज भी ऐसा होता है, टाइम माँगते हैं लोग। कभी-कभी सिचुएशन भी ऐसी होती है कि भई लोग एडवांस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि भई हाँ, मुझे 6 महीने के बाद पैसा मिलने वाला है पर मैं अभी सब स्टडी कर रहा हूँ। तो आपको पेशेंट रहना पड़ता है और आपको बैठे रहना पड़ता है कि भई हाँ, जब मौका आएगा तब वो आपको बुलाएँगे। सो पेशेंस इज़ द बिगेस्ट की। सर पेशेंस इज़ द बिगेस्ट की हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने जैसे बोला आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक क्लाइंट का चेक लिखने का इंटरेस्ट नहीं है वो तब तक पैसा नहीं देगा।
सो अभी आज आप इतने मैच्योरिटी से बोल रहे हैं और एक 10 साल पुरानी बात करें, अगर हम सोचे अपने 10 साल पुराने सचिन के बारे में बात करें, तो वो जर्नी में जब आप क्लाइंट को पिच करते थे और अब करते हैं, तो क्या जो आपने चेंजेस लाए, क्या इम्प्रूवमेंट लाए कि अब थोड़ा मतलब ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट तो बढ़ा ही होगा आपका, तो क्या एडिशनल इम्प्रूवमेंट आपने की क्लाइंट पिचिंग में? हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो नर्वसनेस एक माइंड में क्वेश्चन रहता है कि भाई हम क्या सही कर रहे हैं? क्या मैंने क्लाइंट से सही तरीके से बात करी? आई वेदर मैंने उनका सवाल जो था पूछा था वो कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं हो गया? बट थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद और थोड़ा आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो आप क्वेश्चन्स पूछते हैं तो क्लाइंट ही रियलाइज़ करते हैं कि भाई हाँ, इसने सही सवाल पूछा। पहले हम डर के मारे मतलब एक जब नए होते हैं फील्ड में तो थोड़ा डर-डर के पूछते हैं। बट आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जैसे-जैसे आप ज़्यादा सवाल पूछेंगे, वैसे-वैसे क्लाइंट को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि हाँ, ये मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। और देखिए ऐसा है कि हर जगह पे थोड़ा-थोड़ा तो फ्रिक्शन रहेगा। आप कितनी भी कोशिश करो, क्लाइंट्स आपको 70-80% ही ट्रुथ बताते हैं क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता शेयर करने से। विदिन स्पाउसेस भी आजकल मैं देखता हूँ, हस्बैंड वाइफ को पूरी बात नहीं बता रहे, वाइफ हस्बैंड को पूरी बात नहीं बता रही है। तो वो उस साइज़ ब्रेक में सिचुएशन टाइम में लगता है। नहीं, नहीं, उस सिचुएशन में मैं तो थर्ड पर्सन हो गया, तो मुझे कहाँ से पूरी बात बताई जाएगी। बट जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे-वैसे क्लाइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप उनकी फैमिली के मेंबर बन जाते हो। छोटी से छोटी भी कुछ सेलिब्रेशन होती है तो बोलते हैं, "सचिन ज़रूर आना, फैमिली को लेके आना।" ये घर नया लिया है, घर में शादी है, घर में बर्थडे है, तभी भी वो लोग आपको इनवाइट करते हैं क्योंकि वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि भाई आपने उनको उस पोज़ीशन पे लाके रखा है। भले पैसा उनका था, बट वो जो सिचुएशन पे अभी आए हैं, वो कहीं न कहीं वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि भाई इस वजह से मैं आया हूँ। आज भी क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं, "सचिन मेरा पोर्टफोलियो आज पहली बार 1 करोड़ क्रॉस किया।" कोई बोलता है, "मैंने 2 करोड़ क्रॉस किया।" कोई बोलता है, "मैंने 5 करोड़ क्रॉस किया।" मैं ये सोच भी नहीं सकता था, पर तुम आए तो मेरा ये काम हुआ। तो वो एक अलग सी फीलिंग होती है कि भई हाँ, चलो कुछ तो अपन ने किया मतलब लाइफ़ में। तो आप अर्ली एज वाले एमएफडी जब 20 साल हो गए, आपको 20 साल प्लस हो गए, तो जो इनिशियल में आपको इस इंडस्ट्री के प्रति लगाव था, वो लगाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है या परवान चढ़ चुका है या अभी आपको लगता है और बाकी है? सर परवान चढ़ने का तो कोई बात ही नहीं है। म मतलब आज भी आप ऐसा समझ लो कि इतना मार्केट वाइड हो गया है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमको ऐसा ही लगता है मुझे कुछ नहीं आता। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ मतलब हमारा मैक्सिमम टाइम स्टडी करने में जाता है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या इंडस्ट्री में ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या मैक्रोज़ हैं, क्या गवर्नमेंट्स कर रही है, क्या फाइनेंशियल सिचुएशंस है, कंट्री की, कंपनीज़ की। तो इतना नॉलेज आपको कंटिन्यूअसली गैदर करके आपके माइंड को रीसेट करना पड़ता है क्योंकि क्लाइंट कुछ भी पूछ सकता है और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सब काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं आजकल सब सीए, सीएफए खुद भी मतलब काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, खुद भी काफ़ी वेल रेड होते हैं। तो उनके सामने जब आपको सवालों के जवाब देने हैं तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ अगर देना है तो आपका थॉट प्रोसेस और आपकी रीडिंग पूरी होनी चाहिए। तो ये जो आपने बिल्कुल बोला मोटिवेशन से ज़्यादा कंपल्सरी है क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसके क्वेश्चंस बहुत रिलीवेंट होंगे। तो इनके लिए जो आप तैयारी करते हैं या जो तो ये सोर्स कहाँ से होते हैं? कौन से रिलेवेंट सोर्सेज़ है जहाँ एक एमएफडी अपने आप को प्रिपेयर करता है इन क्लाइंट से रूबरू होने के लिए? देखिए, आप तो आज की तारीख में कंपनीज़, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ इतना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। फंड मैनेजर कमेंट्री होती है, फंड मैनेजर मीट्स होती है, फंड मैनेजर आपसे मतलब अ, अभी नए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट आप शॉर्ट कॉल पे फंड मैनेजर से बात भी कर सकते हैं कि भई मेरे ये सवाल है, मुझे उसको क्या जवाब देना चाहिए। तो वो एक बेस्ट रिसर्च का प्रोसेस हो गया। नहीं तो देखिए आज अ ट्विटर जो जिसको एक्स बोलते हैं, फिर आपके पास रीडिंग करने के लिए काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं। मैं इन्फ्लुएंसर से रीड करने का नहीं बोलता हूँ बट देयर आर रियल गुड ब्लॉग्स, देयर आर रियल गुड पॉडकास्ट्स, देयर आर रियल गुड रिसर्च मटेरियल्स व्हिच आर अवेलेबल जहाँ पे आप काफ़ी सारा जो वर्ल्ड पे चल रहा है उसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है कि वर्ल्ड में जिस स्पीड से न्यूज़ स्प्रेड होती है उसको आप 1 लेवल आगे रहें, उससे थोड़ा आगे रहें क्योंकि वो क्लाइंट पूछे उसके पहले आपको मैटर का पता होना चाहिए। कल क्यों एनवीडिया गिर गया? कल जेमिनी क्या गूगल क्यों अप था? तो ये सब नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए। हाँ, सर मैं देख के बताता हूँ, हो गया। और ये जब मार्केट जब आप बोलते हैं गिर गया या मार्केट का उतार-चढ़ाव होता है, तो उस वक़्त में क्लाइंट आपको क्वेश्चन्स करते हैं या रीडिंग करना चाहते होंगे उस वक़्त,
तो आप उनको कैसे होल्ड करते हैं या कैसे उनको समझाते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है, जो आपने प्रॉमिस किया था, वो किस तरह से? मुझे नहीं लगता है कि आपके सारे क्लाइंट जो बोलते हैं वो एक्चुअल में जब आप बोलते हैं कि भाई 25 साल के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हर 2 साल बाद में ही पूछते हैं कि मुझे रीडिंग करना है, या इस तरह के क्लाइंट होते हैं, तो उनको कैसे आप हैंडल करते हो? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो तो रहेगी, क्योंकि आज की सिचुएशन जो ये मैंने आपको बोला कि इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है ना, तो क्लाइंट्स भी अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करके रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं कि भाई सचिन, क्या अपन ने निकल जाना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है, पीई बहुत बढ़ गया है, ये वो। अभी इसमें मतलब आज 21 ईयर्स हो गए, फिर भी वहाँ पे एक चैलेंज रहता है कि आपको वो क्लाइंट को समझाना है कि भाई आपके गोल्स अगर यहाँ से 5-7 साल दूर है, तो आप क्यों पैनिक कर रहे हो और रिडीम करके या लिक्विडेट करके आप टैक्स का क्यों सर पे बोझ ले रहे हो? क्योंकि आप जैसे ही आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, समझ लो आपने ₹1 डाला है और वो ₹3 हुआ है, तो आप ₹2 में तो कैपिटल गेन्स भरोगे ना। तो आप राइट। क्या वो जो एक्शन है, वो कैपिटल गेन्स जो आप भर के बैठ चुके हो, उससे बड़ा है और जस्टिफिकेशन क्या है उसका? और क्या आप अगर खाली शांत बैठे रहोगे, तो उससे आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि नहीं, वो हम उनको सैंपल बना के, एग्ज़ाम्पल बना के दिखाते हैं। पर उसमें भी जैसे मैंने आपको बोला, पर्सनैलिटीज़ डिफ़र करती है क्लाइंट्स की, तो कोई बोलते हैं नहीं भई मैंने बोला है तो कर दो, और जो बोलता है कि हाँ भाई सचिन तुमने बात तो सही करी है, तो वो रुक जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि देखिए, मार्केट को टाइम करके आप 1 बार जीत सकते हो, 2 बार जीत सकते हो, बट मार्केट में बने रह के आप हर बार जीतोगे। तो मैं ये क्लाइंट को बोलता हूँ, कुछ लोग बट समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। बहुत अच्छा। और ये जैसे 20 साल की जर्नी में आपको लग रहा है कि एमएफडी के लिए रिस्पेक्ट, या जैसे वेल्थ जो एडवाइज़र है उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, या आगे आने वाले टाइम में उनके लिए डिमांड बढ़ेगी? किस तरह का फ्यूचर लगता है आपको? सर देखिए, रिस्पेक्ट तो बहुत बढ़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उनके मतलब फैमिली मेंबर बन जाते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों में भी वो लोग हमसे सलाह लेते हैं, जिसमें मुझे कुछ लेना-देना नहीं है कि मुझे यहाँ जाना है तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ये पोज़ीशन है, मुझे ये करना है। तो वो सब चीज़ों में भी वो गाइडेंस लेते हैं। समबडी ट्रीट्स यू लाइक अ ब्रदर, समबडी ट्रीट्स यू लाइक अ फ्रेंड। कितने फैमिली रिलेशंस मेरे हो गए होंगे वो मुझे पता नहीं है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि भई कौन से मुहूर्त में वो मैंने डिसीज़न लिया था कि आज ये पोज़ीशन है, क्योंकि आज कुछ भी चाहिए मुझे, मैं किसी से भी हेल्प माँगता हूँ मेरे ही क्लाइंट बेस में से, तो वो आगे चल के हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि भाई नहीं चलो, मेरे से जो हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो वो एक सिचुएशन पे हम आके खड़े हैं जहाँ पे मैं उनको मदद कर रहा था, पर वो आज मुझे डबल या ट्रिपल मदद करते हैं। तो क्लाइंट्स आपके प्रति रिस्पेक्ट तो बहुत है, बट व्हाट अबाउट योर फैमिली एंड योर किड्स? उनको कैसा लगता है ये प्रोफेशन के बारे में? वो तो एज़ यूजुअल नाराज़ ही रहते हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम हैंडलिंग में और क्लाइंट मैनेजमेंट में जाता है, तो काफ़ी टाइम वो नाराज़ हो जाते हैं कि भई आप हमारे साथ आए हो कि आप उनके लिए काम कर रहे हो। कहीं पे भी फैमिली गैदरिंग है, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में, लोगों के फ़ोन आते हैं तो उठाना पड़ता है, पर वो पार्ट ऑफ लाइफ़ है। आप कितना भी कोशिश कर लो वो चेंज नहीं होगा, बट रियलाइज़ वो लोग भी करते हैं, बट वो लोग भी बोलते हैं कि भई हमको भी तो थोड़ा टाइम दो ऐसा। क्योंकि मैं जब घर पे भी होता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ स्टडी करते रहता हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा ऐसा माइंड में रहता है कि भाई क्या चल रहा है? तो आपका लड़का जो अभी बाहर पढ़ रहा है, वो फाइनेंस में पढ़ रहा है, तो उसको इंटरेस्ट है, वो फ्यूचर में आपको जॉइन करेगा? अभी जॉइन करेगा, खुद का कुछ करेगा मुझे पता नहीं, बट उसको फाइनेंस में तो काफ़ी इंटरेस्ट है, और उसकी नॉलेज भी काफ़ी डीप है, और वो मुझसे भी जब सवाल करता है तो कभी-कभी मुझे भी जवाब नहीं। तो क्या होता है, जनरेशन का फ़र्क पड़ता है, उनकी थॉट प्रोसेस काफ़ी बड़ी है, और वहाँ पे स्कोप नॉलेज का बहुत ज़्यादा है। आप थॉट प्रोसेस उनकी बहुत चेंज हो जाती है जैसे ही वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और प्लस वो इंडिपेंडेंट हो गया तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है उसमें। क्या लगता है आपके बिज़नेस का, आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में कुछ क्या आपने सोचा है? 10 इयर्स हो, 15 इयर्स हो, जब तक हाथ-पैर चलेंगे, कहीं जाने का तो मूड नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि भई फॉर एवरी ट्रबल वी गो थ्रू, देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स दैट कम। क्या आपको ऐसा लगता है कि भई मैं क्यों छोड़ के जाऊँ? क्योंकि आज इतनी रिस्पेक्ट होती है, आज इतना टाइम जब हम उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो लोग इतना वो हमको वेलकम करते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई आप ऐसे उससे दूर जाना चाहोगे। और इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या लगता है आपको? ये इंडस्ट्री का फ्यूचर तो ऐसा है कि मार्केट्स जैसे-जैसे वाइडन होंगे, जैसे-जैसे ब्रॉड होगा और जैसे-जैसे नॉलेज बढ़ेगी, इंडिया इज़ अ सेविंग कंट्री, तो पैसा तो लोगों के पास बहुत है, और प्रॉब्लम ये है कि गलत
सजेशंस और गलत एडवाइस की वजह से काफ़ी सारे क्लाइंट्स काफ़ी पैसा खो बैठते हैं। एफ-एंड-ओ में आप पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट भी सेबी भी पीछे 2-3 बार डिस्कशन किया था कि क्या हमने एफ-एंड-ओ को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। मैं एक ही चीज़ समझ नहीं पाता हूँ कि लोग इतना हाथ-पैर मार के भी 12-15 को टच करने की उनको डिफ़िकल्टी होती है। म्यूचुअल फंड के रास्ते से आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो विदाउट टेकिंग अनड्यू रिस्क एंड पेइंग लॉट ऑफ टैक्सेस। जो सीस्मिक शिफ्ट है वो शिफ्ट धीरे-धीरे आ रहा है बट अभी भी पूरी तरह से नहीं आया क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि म्यूचुअल फंड बच्चे लोग करते हैं उसमें मुझे तो कुछ बड़ा करना है। तो वो इवेंचुअली ले दे के उधर ही आता है। सो बड़ा करने की जो आप बोल रहे हो एफ-एंड-ओ रिलेटेड, तो ऐसे नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं एसआईएफ जो है, जो उन लोगों के जिनको रिस्क ज़्यादा लेने का है। तो आपको क्या लगता है ऐसे और प्रोडक्ट आने चाहिए मार्केट में और आपको लगता है ये सक्सेसफुल होंगे? ये जो प्रोडक्ट आए हैं वो उसी रीज़न से आए हैं क्योंकि क्लाइंट्स एक्सप्लोर कर रहे थे क्या मैं कर सकता हूँ, तो फंड हाउस उनको एवेन्यूज़ दे रहे हैं कि भाई ठीक है आपको एफ-एंड-ओ करना है, आपको शॉर्ट करना है, तो हम ही करके दे देते हैं। और वो कहीं न कहीं अच्छा है ना कि आप प्रोफ़ेशनल के हाथ में पैसा दे रहे हो, तो वो उसको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार जीतेंगे बट उनकी जो विनिंग रेशियो होती है वो कॉमन इन्वेस्टर से ज़्यादा होती है। तो वो अगर 10 में से 7 बार जीत रहे हो और मैं 10 में से 3 बार जीत रहा हूँ, तो आई एम मोर बेनिफिटेड बाय बीइंग एज़ अ इन्वेस्टर इन द फंड। रादर देन टेकिंग दैट रिस्क। आप एड्रेनालिन के लिए आप रिस्क ले रहे हो, वो बात अलग है बट अगर आप रियल में पैसा बनाना चाहते हो तो ऐसे प्रोडक्ट के थ्रू जाना चाहिए। बहुत अच्छा सचिन जी, आप मुझे लगता है आज आपका ये पूरी जो बातचीत से उन लोगों को तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा जो साइडलाइन है या जो ऑलमोस्ट गिविंग मतलब कर रहे हैं क्योंकि उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, बट लगे रहना आपका जो सजेशन है कि लगे रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप कुछ उन एमएफडीज़ के लिए जो फुल हार्टेड नहीं लगे हुए हैं, आपको क्या उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? फुल हार्टेड नहीं लगे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। क्योंकि ये जो जर्नी है वो चैलेंजेस की है और इनिशियल पीरियड में जैसे मैंने बोला रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता है। तो आपको मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेटेड ही होना पड़ेगा। आपको कोई अगर सामने से मोटिवेट करने नहीं आएगा और फंड हाउसेस वाले भी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे कि भाई आप मेरे को बिज़नेस ला के दो। आपके पास वो एक ऐसा पेट में फायर होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है और मुझे बड़ा बनना है और आगे सक्सेसफुल होना है। तो जैसे मैंने बोला आप नॉलेज रखो, प्रोडक्ट की नॉलेज रखो, मार्केट की नॉलेज रखो और थोड़ा वाइड थिंकिंग करो। क्योंकि जर्नी जो है थोड़ी लॉन्ग टर्म है, तो उसमें आपको इनिशियल थोड़ा टाइम सँभालना पड़ेगा। बट एक बार आपने अगर सही डायरेक्शन पकड़ा है और अगर आप क्लाइंट के पैसे को इतना इम्पोर्टेंस देते हो जितना अपने पैसे को दे रहे हो या अपने मम्मी-पापा के पैसे को दे रहे हो, तो वो ऑटोमैटिकली उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। आप एक्सपेरिमेंट उनके पैसे से मत करो, बिल्कुल। आप उनको एक जो आपका जो सेट कम्फर्ट लेवल है, उस कम्फर्ट लेवल के बाहर जाने मत दो क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर उनके पैसे से करोगे तो वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सप्लोर करने लग जाएँगे। सही बात। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सचिन जी, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और ये बिलियनियर कोड सीरीज़ के बारे में शायद आपको आइडिया है कि नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एमएफडीज़ को मोटिवेट करें, उनको लाइमलाइट में लेके आएँ। तो आप सीरीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जब मुझे इसके बारे में पता चला तो उसका येस बोलने का रीज़न ही ये था कि आप ये एफ़र्ट ले रहे हो कि इंडस्ट्री थोड़ी ब्रॉडन हो जाए क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो इससे मोटिवेट हो। तो जो आपने स्टेप्स लिए हैं वो काफ़ी मतलब एग्ज़ेम्पलरी है और ये और आगे बढ़ना भी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मेरी सीट पे बैठे तो आप उसका आपका सक्सेस उसी से पता चल जाएगा कि भई आपके पास अभी रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं इंडस्ट्री में। यस, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।